मेरा बचपन। बचपन से जुड़ी सुनहरी यादें भुलाए नहीं भूलती, चाहे वह फिर आम आदमी का बचपन हो, चाहे विश्व के महान साहित्यकार रबीन्द्रनाथ ठाकुर का। इस आत्मकथांश में शांति निकेतन विश्वविद्यालय के संस्थापक गुरुदेव रबीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने बचपन की कुछ झलकियों को प्रस्तुत किया है, जिन्हें पढ़कर यह सहज ही ज्ञात हो जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। जब मैं बहुत छोटा था, नौकरों के पास रहा करता था। उन दिनों धनी परिवारों के लिए यह सामान्य बात थी। बच्चे अपनी मां को रात में ही देख सकते थे। बीमार होने पर पिता से उनकी मुलाकात और भी कम होती थी। नौकर ही उनकी देखभाल करते और कहानियां सुनाते थे। एक ऐसा ही नौकर मेरे यहां था, जिसका नाम ब्रजेश्वर था। उसके केश भूरे थे और उसकी दाढ़ी भी भूरे रंग की थी। चेहरे की चमड़ी सूखी और तनी हुई थी। स्वभाव में गंभीर था। सोच समझकर बातें करता था। मैंने सुना था कि पहले वह गांव के किसी स्कूल में पढ़ाया करता था। छुआछूत के मामले में बहुत कठोर था। नहाने के लिए तालाब में जाता तो डुबकी लगाने से पहले पानी को 5-6 बार इधर उधर हटाता। नहाकर लौटते समय वह रास्ते में इतनी सावधानी से चलता था कि कोई छूत उसे न लग जाए। खाने के मामले में वह बहुत लालची था। हम बच्चों की थाली में पूरा खाना कभी नहीं परोसता था। दूर बैठकर पूरी हिलाता रहता और पूछता, तुम्हें चाहिए? उसके पूछने का अंदाज कुछ ऐसा होता कि मैं ना ही कहता। एक बार ना कहने के बाद हां कहने का मौका न देता। दूध के कटोरे भी उसे बहुत पसंद थे। मुझे तो दूध पसंद ही नहीं था। कम खाकर भी मैं कमजोर नहीं, ताकतवर ही था। कभी बीमार भी नहीं पड़ा। पेट दर्द किसे कहते हैं, यह मैं नहीं जानता था। जब स्कूल जाने का मन न होता, तभी पेट दर्द के बहाने किया करता था। इससे मेरी मां परेशान नहीं होती थी। मुस्कुराकर कहती, स्कूल मत जाओ। नौकर मुझे रामायण की कहानियां सुनाया करते और इन कहानियों के आधार पर बांधा भी करते थे। जब उन्हें काम से बाहर जाना होता तो मुझे जंगलेदार खिड़की के पास बैठाकर खड़िया से चारों ओर लकीर खींच देते। फिर कहते, छोटे मालिक, इसके बाहर नहीं निकलना। तुम तो जानते ही हो कि लक्ष्मण रेखा के बाहर निकलने पर सीता मैया का क्या हाल हुआ था। भयानक राक्षस उन्हें पकड़ कर ले गया था, याद है ना? मुझे घेरे में बंद कर नौकर चले जाते। मैं खिड़की के बाहर तालाब और बड़े से बरगद के पेड़ को देखता। घंटों बैठा रहता। वहीं से मैंने चीजों को ध्यान से देखना और उन्हें अपनी यादों में संजोना सीखा। थोड़ा बड़ा होने पर मुझे नौकरों की देखभाल से अलग कर दिया गया। मुझे अपने भाई बहनों से मिलने जुलने के मौके मिलने लगे। मैं अपने पिता की 14वीं संतान था। मेरे कई भतीजे और भांजे भी मुझसे बड़े थे। बड़ी बहन का लड़का सत्य और सोमेंद्र मेरे साथी थे। सत्य मुझे एक बात के लिए हमेशा डराता रहता था, शांति निकेतन कभी मत जाना। मुझे आश्चर्य होता, क्यों नहीं जाना? पिताजी वहां जाते हैं, वहां उनका मकान है, लेकिन वहां का सफर बहुत खतरनाक है। वहां रेलगाड़ी से जाना होता है और रेलगाड़ी तो मौत का फंदा है, लोगों को इधर उधर फेंकती चलती है। मैं जब बड़ा हुआ तो पहली बार रेलगाड़ी से शांति निकेतन गया। तब जाना रेल की यात्रा वैसी भयानक नहीं थी जैसी सत्य ने बताई थी। मैं जब 8 साल का था, मुझे पढ़ाने एक मास्टर जी आया करते थे। एक बार बरसात के मौसम में सड़कों पर पानी भर गया। मैं चाह रहा था कि मास्टर जी ना आए,
लेकिन मेरी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलाता हुआ सड़क के मोड़ पर उनका पैबंद लगा काला छाता दिखाई ही पड़ा था। अब कोई उपाय नहीं था। मुझे नींद भी आने लगी थी। अजीब बात यह थी कि उनके जाते ही मेरी आंखों से नींद गायब हो गई थी। शुरू शुरू में स्कूल जाने का मेरा बहुत मन करता था। सुबह सत्ते और सुमेंद्र को गाड़ी से स्कूल जाते देख मैं भी रोता गिड़गिड़ाता। आखिर मुझे भी स्कूल भेजा गया। घर पढ़ाने वाले मास्टर जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, अभी तुम स्कूल जाने की जिद कर रहे हो, वह दिन जल्दी ही आने वाला है जब तुम स्कूल ना जाने के लिए रोओगे। और सचमुच वह दिन जल्दी ही आ गया। पहले ही दिन मुझे स्कूल से नफरत हो गई। प्रकृति और खुले आकाश से दूर एक अलग कमरे में बंद होकर पढ़ना मुझे खराब लगता था। मैं स्कूल से छुट्टी के उपाय सोचता। जो मुंशी जी मेरे भाइयों को अरबी और फारसी पढ़ाते थे, उनसे छुट्टी के लिए अर्जी लिखवाने की विनती करता। लेकिन स्कूल में विज्ञान और चित्रकारी में मुझे मजा आता था। उन्हीं दिनों मैं कविता भी लिखने लगा। एक कॉपी में कविता लिखकर उसे जेब में लिए फिरता। सत्ते और सोमेंद्र ने वे कविताएं पढ़ीं तो उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर मेरे शिक्षकों ने भी वे कविताएं पढ़ीं और तारीफ की। यह बात पिताजी के पास भी पहुंची। उन्होंने कविताएं देखी और मुस्कुरा दिए। स्कूल से अरुचि होने के बावजूद मेरी पढ़ाई बराबर चलती रही। घर पर ही भाषा, गणित, विज्ञान, चित्रकला, संगीत भी सिखाए जाते। शरीर को स्वस्थ बनाने पर भी जोर दिया जाता। घर में संगीत के स्वर भी गूंजते रहते। तरह तरह के लोग घर आते रहते। हमें प्राचीन धर्मों, परंपराओं, आदर्शों और रीति रिवाजों का आदर करना सिखाया जाता। मुझे रामायण और महाभारत से तो लगाव हो ही चुका था। अब प्राचीन बांग्ला पुस्तकों को पढ़ने की रुचि जागी। वे किताबें सोने वाले कमरों में अलमारियों में बंद रहती थीं। उन्हें निकालने के लिए कभी कभी चाची की साड़ी के छोर से बंधी चाबी के गुच्छे को भी चुराना पड़ता था। जब पिताजी यात्रा पर बाहर गए होते, मैं चुपचाप उनके कमरे में घुस जाता। उनकी कुर्सी पर बैठकर उनकी कोई किताब पढ़ने लगता। जब मैं 12 वर्ष का था, मेरा उपनयन संस्कार किया गया। केसरिया कपड़े पहने, सिर मुड़ाए कमरे में गायत्री मंत्र का जाप करने में मुझे बहुत मजा आया। मैं सिर्फ इस बात से परेशान था कि मुड़े सिर के साथ स्कूल कैसे जा पाऊंगा, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। उत्सव समाप्त होने पर पिताजी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुम कुछ महीनों के लिए मेरे साथ यात्रा पर जाना पसंद करोगे? घर से निकलकर यात्रा पर जाने से मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं पिताजी के साथ पहले शांति निकेतन गया। पिताजी के नजदीक आने का यह पहला मौका था। पिताजी मुझे छोटे मोटे काम करने को कहते। मैं उनकी घड़ी में चाबी देता, उनके खुदरे पैसों को संभालता, भिखारियों को भीख देता। वहीं मुझे पता चल गया कि कविताएं लिखने के लिए शांति निकेतन से बेहतर कोई जगह नहीं है। मैं बगीचे में नारियल के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ जाता, अपने पैर सामने फैला देता और लिखने लगता। कुछ दिनों के बाद हम अमृतसर गए। वहां पर 1 महीने ठहरे। पिताजी मुझे अंग्रेजी, बांग्ला, व्याकरण, संस्कृत व खगोल विज्ञान पढ़ाते। वे सादा खाना खाते, जो मुझे भी अच्छा लगता था। इस यात्रा में पिताजी का दूसरा ही रूप देखने को मिला, जबकि अपने जन्म स्थान जोड़ा सांको में हम लोग उनसे डरते थे। घर लौटकर मैं अपनी यात्रा के किस्से सबको सुनाया करता। माँ को मुझ पर बड़ा गर्व होता। घर में मेरे भाई ज्योतिरिंद्र और भाभी कादम्बरी
मुझे कविता से जुड़ने में मदद करते। मां की मृत्यु के बाद बड़ी बहन सौदामनी मेरा ध्यान रखने लगी। नाटक और संगीत के अलावा ज्योतिरिंद की रुचि घुड़सवारी और तैराकी में भी थी। वह मुझे घुड़सवारी और तैराकी सिखाते। एक बार वह मेरे लिए किराए का एक टट्टू ले आए। मैं उस पर चढ़कर देहात की ओर निकल गया। मैं उस पर से सिर्फ इसलिए नहीं गिरा कि ज्योति दादा को भरोसा था कि मैं नहीं गिरूंगा। ज्योतिरिंद्र दादा नाटक लिखा करते थे। नाटक के लिए गीत मुझसे लिखवाते। नाटक के बीच जब वे गीत गाए जाते तो सबको आश्चर्य होता कि एक कम उम्र के लड़के ने यह गीत लिखा है। मैं 16 साल का हो गया था। मेरे भाई बहन मेरे भविष्य को लेकर चिंता करने लगे थे। भाई सत्येंद्रनाथ ने सुझाव दिया कि मुझे इंग्लैंड भेज दिया जाए। मुझे वहां मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर कानून की पढ़ाई करनी थी। इससे पहले चुस्त और आधुनिक बनने के ख्याल से मुझे अहमदाबाद सत्येंद्र दादा के पास रहना पड़ा। अहमदाबाद और मुंबई में 6 महीने रहने के बाद मेरे इंग्लैंड रवाना होने का वक्त आ गया। 20 सितंबर 1878 की शाम 5 बजे मैं समुद्री जहाज से मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। डेक की रेलिंग के पास अकेला खड़ा मैं तट और जहाज के बीच का बढ़ता हुआ अंतर देखता रहा। अचानक मुझे उदासी ने घेर लिया। मैं अपने पीछे भारत का किनारा ही नहीं, अपने बचपन को भी छोड़े जा रहा था। मैं फौरन डेक से हट गया और अपने कैबिन में जाकर लेट गया।